हाँ तो मित्रों, इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट्स पार्ट 1। मतलब यहाँ से बेसिक्स क्लियर करो, बाकी जहाँ जिससे पढ़ना है पढ़ लो। मेरा कोर्स किताब लिया नहीं लिया आपकी श्रद्धा का विषय है। Really? इकोनॉमी के लिए जब मैंने शुरुआत की थी अपनी प्रिपरेशन, तब मृणाल सर की जो पुरानी प्लेलिस्ट है उनकी यूट्यूब में बहुत बेसिक से शुरू करके बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं। विन करके सीरीज चलाते हैं, विन 21, 22 जो भी हर साल के वो चलाते हैं। तो आपके साथ में खड़ी हूँ, इट इज़ एन ऑनर फॉर मी बिकॉज आपकी विन सीरीज मैंने देखी है यूट्यूब पे एंड प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प हुआ है मुझे इस वजह से। So I just went through the first 4 pillars and do it very religiously and also do the updates of that because I think that is more than enough. देश के सबसे बड़े इकोनॉमी एजुकेटर, आप सबके फेवरेट दी मृणाल पटेल सर लेकर आ रहे हैं अब ये जो वीडियो है वो केवल बिगिनर्स के लिए है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उनको ये देखने की जरूरत नहीं। हालांकि इकोनॉमी बेसिक कंसेप्ट के नाम पे ऐसा भी नहीं कि मैं आपको उंगली पकड़ के चीज़ें सिखाऊंगा कि जैसे देखो ये फोटो है मैरिज ऑर्केस्ट्रा बैंड वालों का, तो उनको शादी की सीज़न के बाद काम नहीं मिलता, इसलिए इसको हम कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। ऐसा बेसिक चीज़ भी मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आप समझिए जिसको आईएएस का टॉपर बनना है उसकी सिर्फ उम्र जेनजी जैसी होनी चाहिए, उसकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ, दिमागी स्तर जेनजी से ऊपर होना चाहिए। तो मैं एकदम बेसिक चीज़ें भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक बड़ा सा ओवरव्यू आपको इकोनॉमी का दूंगा, फिर उसमें छोटे छोटे रंग जो भरने हैं उसके लिए 25 दिसंबर से मेरा कोर्स आ रहा है और मेरे नोट्स अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। फिर आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए आप नोट पेन लेके बैठना, मैं जब जब बोलूँ कि वीडियो पॉज करके लिखिए तो आपको लिखना चाहिए। इस लेक्चर का पावर पॉइंट भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, अनअकैडमी आप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लास टैब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए कुल मिलाकर इकोनॉमी में 6 पिलर्स में पढ़ाता हूँ, वीडियो पॉज करके देख लो। 4, 3, 2, 1। अब इसमें हम शुरुआत करेंगे पिलर 1A1 मनी और उसके बेसिक कंसेप्ट से, बार्टर टू बिटकॉइन। अब बेसिक कंसेप्ट के नाम पे मुझे सबसे पहला क्या बेसिक कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए? अगर मुझे संविधान पढ़ाना होता तो सबसे पहले बातें क्या आती कि हिस्टोरिक एवोल्यूशन, वो सब, मोर्ले मिंटो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके बाद हम पढ़ते प्रीएम्बल। उसी तरह इकोनॉमी अगर मुझे पढ़ाना है तो सबसे पहले क्या बात करनी चाहिए? एवोल्यूशन, कि पैसा पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो आज का ये जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे मनी का एवोल्यूशन एंड फंक्शंस, पैसों का उद्भव, विकास और कार्य। पहले बार्टर सिस्टम थी, फिर फियाट मनी, लीगल टेंडर, फिर बैंक मनी, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये वो, फिर वर्चुअल करेंसी, सीबीडीसी, नॉन फंजिबल टोकन, बिटकॉइन। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। कुल मिला के बार्टर से मनी और वहाँ पर मनी के प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन, तो ये एक ही स्लाइड बनेगी, लेकिन उसे समझाने में मुझे अभी 15 मिनट लगेंगे। आपको लव मैरिज करना है तो उसकी पूर्व शर्त, प्री कंडीशन क्या है? आपकी भी हाँ होनी चाहिए, सामने वाले की भी हाँ होनी चाहिए, यानी डबल को इंसिडेंस ऑफ लव होना चाहिए। अगर सामने वाले की ना है तो मतलब लव मैरिज नॉट पॉसिबल, डबल को इंसिडेंस ऑफ लव नहीं है, खेल नहीं हो सकता। अब तुम इकोनॉमी पढ़ाने हैं, ये किधर चले गए? देखिए इकोनॉमी में आप थैला भर के पैसा लेके गए, ऐसी मनी सिस्टम है कि आई वांट टू बाय समथिंग, तो सामने वाला कभी ये नहीं कहेगा मुझे तुमसे प्यार नहीं है, वो कभी ना नहीं बोलेगा, वो हमेशा हाई बोलेगा। तो जो मनी सिस्टम है उसमें आप समझो हमेशा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। आप पैसा दो, जो चाहिए खरीद सकते हो। लेकिन इकोनॉमी में जब मनी नहीं था उससे पहले क्या था? जब पैसों का आविष्कार नहीं हुआ तो भी लोग व्यापार करते थे। कैसे कि मैं आपको एक मछली देता हूँ, आप मुझे 2 मकई दे दो। तो इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय या लेन देन प्रणाली। लेकिन इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स थे, इसलिए पैसों का आविष्कार हुआ। लेकिन मान लो अभी तक पैसों का आविष्कार न होता, इफ मनी वॉज नॉट इन्वेंटेड, और हम लोग बार्टर सिस्टम में रहते हों, तो सिचुएशन कैसी होती कि भिड़े मास्टर कहे देखो जेठालाल, मैं आपको 1 साल का अचार का डिब्बा या सप्लाई देता हूँ, बदले में आप मुझे एक एलसीडी टीवी बेच दो। लेकिन यहाँ पर जेठालाल मना कर दे, नहीं मुझे अचार खाना ही नहीं, मुझे फाफड़ा जलेबी खानी है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं हुआ, लव मैरिज वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, दोनों पार्टी की हाँ नहीं, ट्रेड नहीं हो पाए। भिड़े मास्टर वही अचार का डिब्बा लेके डॉक्टर हाथी के पास जाए, मुझे टीवी बेचो। अब डॉक्टर हाथी के, मैं अचार तो खा लूंगा पर मेरे पास बेचने को टीवी नहीं है, मैं आपके बच्चों का फ्री में इलाज कर दूंगा। पर भिड़े के, मेरे बच्चे बीमार इतने होते नहीं है। तो यहाँ पर आप समझो जो बार्टर सिस्टम है जिसमें पैसा नहीं है, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई
कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। लव मैरिज में दोनों पार्टी की हाँ होनी चाहिए, तभी ट्रेड हो सकता है। अब इसके चलते बीड़े मास्टर का पूरा दिन वेस्ट होगा, पूरी सोसाइटी में सबको जाके वो पूछता रहेगा, तो ये एफिशिएंट इकोनॉमी नहीं बन सकती। मनी सिस्टम में तो क्या है, थैला भर के आप पैसा लेके जाओ, सामने वाला हाँ ही बोलेगा, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए पैसों का इन्वेंशन हुआ है। आगे, मनी सिस्टम में श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रमोट होता है कि अब्दुल भाई ने कहा मैं ग्रोसरी स्टोर चलाऊंगा, जेठालाल टीवी बेचता है, बीड़े मास्टर टीचर है, अय्यर साइंटिस्ट है। ये सब लोग अपना काम करके पैसे कमाते हैं। अब इन सभी गोकुलधाम वासियों को ब्रेड खरीदना है तो अपनी सैलरी से पैसा लेके जाएं और अब्दुल की स्टोर से खरीद लें। तो हर आदमी अपनी स्किल सेट के हिसाब से काम कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर है। लेकिन मान लीजिए पैसों का कंसेप्ट ही नहीं होता, बार्टर सिस्टम होता, तो तकलीफ क्या होती। जेठालाल कहे मेरा टीवी ले लो, मुझे ब्रेड दे दो। अब्दुल कहे मेरे पास ऑलरेडी टीवी है। बीड़ी मास्टर कहे मैं तुम्हारे बच्चों को ट्यूशन दे दूंगा, मुझे ब्रेड दे दो। अब्दुल भाई कहे मेरे बच्चे ही नहीं है तो मुझे ट्यूशन टीचर नहीं चाहिए। अयर साइंटिस्ट कहे मैं तुम्हारा रॉकेट लॉन्च करा दूंगा, पर अब्दुल भाई कहे भाई मुझे स्पेस रॉकेट की जरूरत नहीं है। तो बार्टर सिस्टम में तो समझो ये ट्रेड हो ही नहीं सकता, बिकॉज देयर इज नो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एज द रिजल्ट ये सभी गोकुलधाम वासी अपना अपना काम छोड़ के सब के सब खेती बाड़ी चालू करेंगे कि हम खुद से गेहूं उगाएंगे और खुद ही से उसमें यीस्ट का पाउडर डाल के ब्रेड बनाएंगे। तो होगा क्या, श्रम विभाजन नहीं होगा, डिवीजन ऑफ लेबर नॉट सपोर्टेड। और इसी को आप और आगे सोचो, कोई डॉक्टर नहीं बने, साइंटिस्ट नहीं बने, एआई नहीं बने, कुछ नहीं। तो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस हैं, मनी सिस्टम इसलिए बेहतर है। तो मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्या हुई कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होगा तभी ट्रेड हो सकता है। उसको ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशन के रूप में पैसों का इन्वेंशन होता है, और पैसों में ये डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, ये पॉसिबल है। अब ये जो मनी है उसके दो फंक्शन है, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। ये सबको याद रखना है क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। मेरा पुराना कोर्स नवंबर में कंप्लीट हो गया, नया क्रिसमस दिसंबर 25 से शुरू होगा, रात को 9 बजे ये सब क्लासेस होती हैं। और अन अकेडमी के अंदर पावर हाउस बैच उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें ये मेरा इकोनॉमी का कोर्स, बाकी भी जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सी सेट, ये सब कुछ प्रीलिम्स के लिए केवल 9,999 में आपको अवेलेबल मिलेगा। लाइव लेक्चर, नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ। और अगर आपको मेंस भी पढ़ना है तो उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होगी, 19,999 ऑनवर्ड्स। इसमें भी हालांकि अलग अलग टाइम पे अन अकेडमी के सब डिस्काउंट ऑफर वगैरह चलते रहता है। प्रेजेंट जो उनके ऑफर्स हैं उस हिसाब से ये 9 महीने और 18 महीने वाले जो कोर्सेज हैं दे आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव, जब आप सोचें कि अगर 2027 टारगेट करना है और तबीयत से आपको प्रीलिम्स और मेंस पढ़ना है। बाकी डिस्काउंट कोड munal.org है, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। हाँ तो मित्रों, आगे का मुद्दा है मनी के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस। मान लीजिए एक डीवीडी है, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ, डेटा स्टोर करे। अब वो किस किस्म का डेटा स्टोर कर रहा है उस हिसाब से आप उसके सेकेंडरी फंक्शंस बोल सकते हैं। कि अगर आपने उसमें सब एनसीईआरटी के पीडीएफ स्टोर किया, आप कहें डीवीडी प्रोवाइड्स एजुकेशन। आपने अगर उसमें सब मूवीज़ की MP4 फाइल स्टोर करी, आप कहें डीवीडी प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। तो डीवीडी के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन हो सकते हैं। उसी तरह मनी के भी प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन होते हैं जो हमें एग्जाम के लिए याद रखना है। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के प्राथमिक कार्य। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है पैसों का मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। देखिए, अगर मुझे अपनी ऊंचाई नापनी हो तो मैं सेंटीमीटर, मीटर, फीट में नापता, तो यानी ये जो यूनिट हो गया ऊंचाई नापने के, ये सब यूनिट हो गए। उसी तरह अगर मुझे नापना हो कि एक घड़ी की क्या वैल्यू है, एक किताब की क्या वैल्यू है, तो वो आप कैसे नापते, मीटर सेंटीमीटर में नहीं नापते, आप पैसों में नापते कि इतने हज़ार की घड़ी है, इतने 100 रुपए की किताब है, राइट। तो ये मनी का पहला फंक्शन हुआ। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी याद रखना है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। कि मान लीजिए कोई एक मजदूर है, उसका एक दिन का दाड़ी क्या है, 500 रुपये। आपकी ज़मीन है, 1 स्क्वायर मीटर का क्या भाव चला है, लाख रुपए। तो हर चीज़ का मूल्य आप पैसों में नाप सकते हैं। तो मनी इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग वैल्यू, याद रखना है। अब आप समझिए कि जैसे एक चाय का कप वैल्यू मैं कहूँ 10 रुपये, 2 चाय के कप 20 रुपये, 3 चाय के कप 30 रुपये। तो ऊंचाई की तरह यहाँ पर हम वैल्यू नाप रहे हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि एक चाय का कप मतलब 1 क्रेडिट कार्ड, 2 चाय का कप मतलब 2 क्रेडिट कार्ड, 3 चाय का कप मतलब 3 क्रेडिट कार्ड ना।
तो यानी ये जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हैं, चेकबुक है, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस है, ये सब खुद में पैसे नहीं हैं, वो साधन या टेक्नोलॉजी है। इट इज़ नॉट मनी, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू यूज़ मनी, याद रखना है। वापस आते हैं, तो हमने पैसों का पहला कार्य समझ लिया, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कर लिया। और दूसरा कार्य क्या है? मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मैं पैसा दूँ, आपने मुझसे कोई चीज़ खरीदनी है, आप मुझे पैसा दो। तो हर ट्रांजैक्शन का माध्यम क्या हो गया? पैसा। तो सेकंड फंक्शन इज मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमने मनी के प्राइमरी फंक्शन देख लिए। अब बात आती है मनी के सेकेंडरी फंक्शन। जस्ट लाइक डीवीडी के सेकेंडरी फंक्शन हमने निकाले कि एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, उसी तरह पैसों के भी सेकेंडरी फंक्शन यानी कि द्वितीय क्या सहायक कार्य क्या है? पहला, इट हेल्प्स स्टोरिंग वैल्यू। आपने नौकरी की, लेबर है आपका, तो डेली आपने लेबर किया, 30 दिन का आपको पैसा मिल रहा है, आप बैंक में सेव करो। तो अपने मजदूरी का मूल्य जो पैसों में आपने नापा था उसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। अब कश्मीर में सोल्जर ने अपनी ये डिफेंस सर्विस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस पैदा की, जिसके लिए मान लो उसको लाख रुपए मिले, तो वो उसे ट्रांसफ़र भी कर सकता है, कश्मीर से कन्याकुमारी अपनी फैमिली को भेज भी सकता है, पेटीएम किया, नेफ्ट किया। तो मनी हेल्प्स ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ योर लेबर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा, मान लीजिए आईफोन आपको लेना है जिसका भाव है 70,000, आपका अभी मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ हर महीने 7,000 की इंस्टॉलमेंट चुका सकता हूँ, तो 10 महीने 12 महीने आप चुकाओ, तो किस्तों में आप सामान खरीद सकते हैं। तो मनी हेल्प्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी किस्तों में आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो ये जो तीनों काम हैं वो मनी के सेकेंडरी फंक्शन हुए। स्टोर ऑफ वैल्यू एस, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू टी एंड डिफर्ड पेमेंट्स डी, STD। तो प्राइमरी फंक्शन देख लिए, सेकेंडरी फंक्शन देख लिए। उसके अलावा तीसरे लेवल के मनी के कंटिजेंट फंक्शन भी होते हैं, लेकिन फिर मैं वो पढ़ाने बैठा है, वीडियो बेसिक कंसेप्ट का नहीं होगा, एडवांस कंसेप्ट का हो जाएगा, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आप वीडियो पॉज करके ये जो मैंने शॉर्ट नोट या ग्राफिक्स या जो बनाया, फ्लैश कार्ड बनाया, इसको आप खुद के शब्दों में लिखिए। पॉज करें वीडियो, 4 3 2 1। हाँ तो भाई हमने समझ लिया ना, बार्टर सिस्टम में तकलीफ क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तो उसके चलते पैसों का ईजाद हुआ, उससे डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। फिर हमने उसके फंक्शन समझे, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, तो वी आर डन। तो ये तो आपको याद रहना चाहिए, रात को 2 बजे भी याद रहना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट NCERT में दिए, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग बार पूछे गए। आगे बढ़ते हैं। तो मनी का एवोल्यूशन, बार्टर सिस्टम देख लिया, उसके बाद पैसा बना। तो पैसा भी आप जानते हैं शुरुआत में मेटल करेंसी थी, फिर पेपर करेंसी है, फिर फियाट मनी, लीगल टेंडर, ये कुछ कंसेप्ट सब नेक्स्ट सेगमेंट में हम समझते हैं। देखिए भारत में 1 रुपया है तो मतलब वो 100 पैसे उसका सब डिवीजन होगा। अमेरिका में $1 है तो उसमें 100 सेंट होते हैं, और 1 सेंट को वो बोलते हैं पेनी। अब ये जो पेनी करेंसी है, तो उस पर इधर लिखा कितना है? 1 पेनी। तो ये जो 1 सेंट या 1 पेनी लिखा है, ये इसका हुआ फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य। लेकिन इसके अंदर जो मेटल है, धातु है, वो कितनी कीमती है, तो उसे हम कहते हैं उस कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वो करीब 4 सेंट की कीमती धातु अंदर भरी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बन के पाया कि भाई 1 सेंट का तो सिक्का है, उसको बनाने में 4 सेंट की तो धातु लगती है, तो ये तो नुकसान का धंधा है, तो नहीं परवड़ेगा। तो 2025 में उन्होंने पेनी कॉइन को बनाना स्टॉप करा दिया, ऐसा कानून हो गया है। अब इधर से हमें एक कंसेप्ट समझना है, ये जो पेनी या 1 सेंट का सिक्का था, उसमें अंकित मूल्य कितना था? 1 सेंट, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। उसके मुकाबले उसमें जो मेटल है उसकी वैल्यू क्या है? 4 सेंट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, अंतर्भूत मूल्य, वो ज़्यादा हो गया। तो ऐसे कॉइन्स को आप क्या कहते हैं? फुल बॉडीड कॉइन्स, कि जिसमें कीमती धातु दबा दबा के भरी है। अब इससे तकलीफ होगी कि जो व्यक्ति के पास ऐसा सिक्का आया, और चलिए इसमें तो ब्रॉन्ज, कॉपर कुछ होगा, लेकिन मान लीजिए ये सिल्वर का सिक्का होता या गोल्ड का सिक्का होता प्राचीन या मध्यकालीन भारत में, तो क्या होता? तो पब्लिक इसको यूज ही नहीं करती। जिसको भी सैलरी में ये सिक्का मिला वो उसको जमीन में गाड़ देगा। इसे तो मैं अपने बच्चों की शादी के लिए बचा के रखूंगा, फिर पिघला के उसके गहने बना के दूंगा। तो ऐसे फुल बॉडीड कॉइन को बनाना ये नुकसान का धंधा हो जाएगा, वो जो भी राजा है, जो सरकार है। इस सब के चलते ये मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में पहले सिल्वर के फुल बॉडीड कॉइन्स हुआ करते थे, मतलब उसमें कीमती धातु दबा दबा के भरी थी। फिर उसको पता चला इतना तो चांदी है नहीं, और पब्लिक तो वैसे भी इसका संग्रह कर रही है। फिर उसके बदले उसने निकाले ब्रॉन्ज के टोकन कॉइन्स। वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, वो पूरा आप हिस्ट्री की किताबों में पढ़ लेना, आपका होमवर्क है। अच्छा, तो टोकन कॉइन क्या होता है फिर?
जैसे आधुनिक 1 रुपए का सिक्का, तो उस पे अंकित मूल्य कितना है? फेस वैल्यू 1 रुपया। लेकिन उसमें जो ये जो भी स्टील भरा है, लोहा भरा है, निकल कुछ भरा है, उसका कितना वैल्यू है? तो मुश्किल से 70 पैसा। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू इज लोअर देन द फेस वैल्यू। तो ऐसे जो सिक्के हैं जिसमें कीमती धातु दबा दबा के नहीं भरी है, उसको आप पिघलाएंगे तो आपको मुनाफा नहीं होगा, नुकसान होगा जितना उसमें कोयला लगा या उसे पिघलाने में जो भी एनर्जी लगी। तो ऐसे सिक्कों को हम कहते हैं टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स। तो वीडियो पॉज करके ये आप नोट अपने लिखिए नोट में 4 3 2 1। हाँ तो बराबर है। क्या है क्लासिफिकेशन? कीमती धातु दबा दबा के भरी है कि नहीं? अगर हाँ तो फुल बॉडीड कॉइन है, अगर ना तो टोकन कॉइन है। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू फेस वैल्यू। ग्रेटर देन तो समझ में आता है, इक्वल टू क्यों लिखा होगा? क्योंकि एनसीईआरटी में इस प्रकार से लिखा है। अब एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों लिखा होगा फिर? देखिए जब सिक्का पहली बार बना होगा ये 1 सेंट का, तब तो उस पर अंकित मूल्य भी 1 सेंट का होगा। मान लो वहां पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू मेटल भी 1 सेंट का होगा। लेकिन आप जानते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि मेटल की कीमत बढ़ती जाएगी, क्योंकि मेटल की तो शॉर्टेज होगी। जैसे सिल्वर गोल्ड आप देखिए अभी लाख लाख रुपए ऊपर चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उन दोनों के बीच फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच गैप शुरू हो जाएगा। इसलिए फिर हमें मतलब एनसीईआरटी ने इस कारण से ऐसा लिखा कि इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू फेस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फियाट मनी और लीगल टेंडर क्या होता है। देखिए फियाट का मतलब फियाट गाड़ी नहीं, लीगली बाइंडिंग ऑर्डर मतलब कोई राजा रानी शाही फरमान जारी किया है। तो फिर फियाट मनी उसका मतलब क्या होगा? जो कानूनी सरकारी शाही आदेश से जारी किया गया ऐसा कोई पैसा है। तो फियाट मनी का मतलब है कोई राजा रानी सरकार सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई जारी करे। तो ये जो 500,000 के नोट हैं जो डीमोनेटाइज कर दिए गए, तो उसे हम कहेंगे फियाट मनी। करेक्ट। अमेरिका में डॉलर को फियाट मनी कहेंगे। करेक्ट है। ये जो 2,000 रुपये का नोट है जो आरबीआई ने सर्कुलेशन से हटा दिया, उसे भी हम फियाट मनी कहेंगे, क्योंकि जब जारी किया तब तो सेंट्रल बैंक ने जारी किया था। लेकिन ये ट्रम्प का मीम कॉइन है, ये सतोशी नाकामोटो नाम के प्राइवेट प्रोग्रामर या हैकर ने बनाया बिटकॉइन है, उसे हम फियाट मनी नहीं कह सकते, क्योंकि उसे सरकार राजा रानी किसी ने जारी नहीं किया, प्राइवेट पार्टी ने जारी किया है। अब ये जो फियाट मनी है तो उसमें कोई तो देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो 2 रुपए से लेके 500 रुपए तक के नोट जारी करता है। पहले 1000 रुपए का भी था, वो डिमोनेटाइज हो गया। 2000 का भी था, वो सर्कुलेशन से हटा दिया। तो अभी के लिए 2 से लेके 500 के जारी करते हैं। उसके अलावा भारत सरकार भी सभी सिक्के 50 पैसे और उसके ऊपर जो भी 1 रुपये 2 रुपये 5 10 20 वाले जो भी सिक्के हैं वो सरकार जारी करती है। 1 रुपये का कागज का नोट वो भी भारत सरकार जारी करती है। और ये जो 1 रुपये का कागज का नोट है उस पर साइन किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठता है। नॉर्मली वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। इस तरफ आरबीआई द्वारा जो करेंसी नोट छापे गए उस पर किसकी साइन होगी? आरबीआई गवर्नर की। अच्छा सिक्कों पे किसकी साइन होगी? भाई सिक्कों पे किसी की साइन नहीं होती, वो आप जेब में निकाल के देख लो। अभी कुछ लोग भावुक हो जाएंगे, ये ऐसा 2-2 लोग क्यों जारी कर रहे हैं? ये आरबीआई को भी बोलो ना कि सारे सिक्के और सारे नोट्स वही जारी करें। वाई 2 ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रिंटिंग मनी? उसका कारण ये है मित्रों कि अंग्रेजों के ज़माने से ऐसे 2 अलग अलग कानून थे कि आरबीआई एक्ट में लिखा था तुम कुछ नोट छापो, और सरकार को पावर मिला था एक कॉइनेज एक्ट में कि तुम भी कुछ सिक्के और 1 रुपये के नोट छापते रहो। अब जो रेस का घोड़ा है यूपीएससी में जिसको टॉपर बनना है उसने समझ लिया फियाट मनी अभी वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो वकील बाबू सोने हैं वो फिक्सेट हो जाते हैं कि आरबीआई 1 रुपये का नोट क्यों नहीं छापता। मोदी जी ये 2 कानून को मर्ज क्यों नहीं कर देते? जब वो कहते हैं कि ये सब अंग्रेजों का कॉलोनियल माइंडसेट हटा देना है, मैकॉले की मानसिकता हटानी है, तो आप क्यों फिक्सेट हो रहे हैं भाई? या तो आप जाके मोदी जी को ट्विटर पे टैग करके लिखो। लेकिन सरकार की अपनी प्रायोरिटी अलग होती है ना भाई, कि मनरेगा कानून को बदल के उसका नाम करना है जी राम जी, आर्टिकल 370 हटाना है, वक्फ बिल, ट्रिपल तलाक। तो जब वो उनके लिए मुद्दा है नहीं तो आप क्यों फिक्सेट हो रहे हैं? जब कोई ना कोई द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, नीति आयोग, इकोनॉमिक सर्वे कोई ये बात नहीं कर रहा तो आप क्यों फंसते हैं? यही फर्क होता है एक टॉपर में और बाकी लोग जो टाइम पास करने आते हैं, दिल बहलाने के लिए आशिक आते हैं, वो कोचिंग वालों को करोड़पति बनाते हैं,
एग्ज़ाम तो उनके पास होनी है नहीं। आगे बढ़ते हैं। बार्टर सिस्टम मैंने आपको बताया, फियाट मनी आपको बताया। अभी नेक्स्ट मुद्दा है लीगल टेंडर क्या है। फियाट मनी तो हमने समझ लिया कि राजा रानी सरकार सेंट्रल बैंक सब जारी करे। लीगल टेंडर वो कब बनता है कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था, अब आप लोन वापस करें तो लेनदार ने जख मार के उसको स्वीकारना ही होगा। लेंडर मस्ट एक्सेप्ट दिस करेंसी। तो भारत के केस में कौन सी करेंसी उसको एक्सेप्ट करनी होगी? रुपया। तो लोन जो आप वापस चुकाने जाएं तो लेंडर जिद नहीं कर सकता भारत में कि डॉलर या बिटकॉइन में दो। आप उसको 500,000 के डीमोनेटाइज नोट दोगे, वो मना कर देगा। लेकिन 50 पैसे और उसके ऊपर के जो भी सिक्के हैं, नोट्स हैं, वो आप दे सकते हैं। दे आर ऑल लीगल टेंडर्स। ऑल द वे अप टू 2000 रुपीज़ इज ऑल्सो लीगल टेंडर। अभी कुछ लोग को भाई 2000 कैसे हो गया? 2000 तो बंद नहीं हो गया। देखिए 2000 का नोट का केस यूनिक है। रुपीज 2000 नोट्स आर स्टिल लीगल टेंडर बट दे आर नो लॉन्गर सर्कुलेटेड। ये मैं नहीं बोल रहा, 2025 में आरबीआई गवर्नर का प्रेस स्टेटमेंट है। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि जो 2000 के नोट हैं वो हम चलन से वापस ले रहे हैं, आप हमको वापस दे दो, हम उसके बदले आपको 500-200 के नोट कर देंगे। पर लीगल टेंडर तो वो अभी भी है। मतलब जो 500,000 के नोटबंदी हो गई थी, ऐसा इसका नोटबंदी नहीं है कि इसको आप लेके घूम रहे हैं तो इनकम टैक्स वाले आपको पकड़ लेंगे, जेल हो जाएगी। ऐसा ये मैटर है नहीं। तो रिमेंबर 2000 रुपी नोट्स विच आर स्टिल लीगल टेंडर बट दे आर नो लॉन्गर सर्कुलेटेड। इसमें भी भावुक नहीं होना है वकील की तरह, ये ऐसा क्यों वैसे जंडान मत उठाओ भाई। याद रखो नेक्स्ट टॉपिक पे रेस के घोड़े की तरह आगे बढ़ो। ओके, सो लीगल टेंडर का मतलब क्या? भारत में लोन भुगतान में इसे स्वीकार करना ही होगा। ओके, तो देखिए 500,000 के जो नोट बंद हो गए, डीमोनेटाइज हो गए, वो तो लीगल टेंडर नहीं है। रुपीज 2000 का नोट वो तो यूनिक केस है, मैंने आपको बताया कि उसका सर्कुलेशन विड्रॉ हो गया, पर लीगल टेंडर तो वो अभी भी है। अच्छा, ट्रम्प का ये मीम कॉइन, बिटकॉइन, अमेरिका का डॉलर, ये सब भारत के अंदर लीगल टेंडर नहीं है। और बाकी दो रुपए से लेके 1 रुपये से लेके 50 पैसे से लेके बाकी सब चीज़ें तो लीगल टेंडर है। वीडियो पॉज करके जरा स्लाइड देख लो। 4 3 2 1। अभी ये क्वेश्चन आप ट्राई करें वीडियो पॉज करके। 4 3 2 1। हाँ, तो देखिए लीगल टेंडर का क्या मतलब है कि लेनदार ने उसको स्वीकार करना ही होगा। तो ऑप्शन बी इज मोस्ट सूटेबल, क्योंकि आप देखिए, आप क्रेडिटर बोलो, लैंडर बोलो, लोन गिवर बोलो, वो सब एक ही बात है। ऑप्शन ए गलत क्यों है कि कोर्ट में जो फी भरे उसको लीगल टेंडर बोलते हो, तो गलत है। बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, वो तो मैंने आपको बताया ना, वो सब तो साधन है, वो सब तो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट है, वो खुद में पैसा है ही नहीं। तो सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन टेम्पटिंग है कि मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन, लेकिन सही व्याख्या क्या है कि लैंडर को उसको स्वीकारना ही पड़े। सो द आंसर इज बी। अब यहाँ तक हम जो पहुँचते हैं, कुछ बाबूशों ने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेल जगलिंग करके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। वो ऐसा कि वो दिमाग लगाते हैं कि 2018 में ये आईएएस प्रीलिम में लीगल टेंडर पूछा, उसके बाद 19-20 से लेके 25, मतलब पिछले 7 साल में नहीं पूछा, इसलिए ये टॉपिक ही फालतू का है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको स्किप कर देते हैं। तो मेरा उन सब एक्सेल जगलिंग करने वालों से ये कहना है कि भाई अगर पिछले 3 बॉल में बैट्समैन ने चौका नहीं मारा तो बाउंड्री पर जितने फील्डर है वो भी हटा दो ना, क्यों फील्डिंग लगा रहे हो? या 1999 के कारगिल वॉर के बाद कोई फुल स्केल वॉर हमारा हुआ नहीं, तो ये सारे न्यूक्लियर मिसाइल क्यों रखे? इसको समंदर में डुबो दो। ये आर्मी भी क्यों रखे? सबको नौकरी से हटा दो, पैसा बच जाएगा, जब युद्ध ही नहीं हुआ है फुल स्केल। तो ये सब एक्सेल जगलिंग में मत पढ़ो। देखिए एग्जाम की अगली रात अगर कोई आगे मुझे पूछे कि सर कोई शॉर्टकट बता दो या ये चैप्टर पढ़ूं कि नहीं, तो अलग बात है। अभी दिसंबर महीने में मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रीलिम्स यूपीएससी को अभी 5-6 महीने बाकी है। अभी से अगर आपकी ऐसी काम चोरी की भावना है, शॉर्टकट लेने की भावना है, आपका कल्याण हो नहीं सकता, पक्की बात है। धीरे धीरे एग्जाम करीब आएगी तो यूट्यूब पर ऐसी एक्सेल शीट्स दिखा के आपको सब ये ट्रेंड में है, ये नहीं है, ऐसा ये तुक्का लगता है, वो सब बरसाती मेढकों से आप सावधान रहें। क्योंकि आप लिख के रखो, जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होगी वो लोग ही आप पे ही उंगली उठाएंगे कि जैसे ट्रेंड के विपरीत जो भी सवाल, भाई तुमको सपना आ जाना चाहिए था यूपीएससी टेस्टिंग आईक्यू नहीं ईक्यू, तो एकदम बेसिक चीज़ है, ये तो तुमको पढ़ के जानी चाहिए, तो यूपीएससी ने एनसीईआरटी में से निकाली है। दे विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फ्यूचर। आपके भविष्य के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो करेंसी है भारत में रुपया, तो उसको तो स्वीकारना ही होगा। अब मान लीजिए एप्पल स्टोर में कोई आदमी जाता है,
और वो कहे मुझे आईफोन प्रो मैक्स लेना है 1 लाख रुपए का, और मैं पेमेंट ऐसे करूँगा कि 1 रुपए का एक सिक्का ऐसे 1 लाख यूनिट सिक्के कैशियर के काउंटर पे डालता हूँ, तुम मुझे आईफोन दो। तो इसमें तो भाई वो गिनते गिनते लंबा हो जाएगा, पीछे जो काउंटर में और भी कस्टमर लाइन में बैठे उनका टाइम खोटी होगा। तो इस केस में भले ये रुपया लीगल टेंडर है, लेकिन कैशियर उसको रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि कानून में ही ऐसा लिखा है कि रुपया इंडियन रुपी लीगल टेंडर बराबर, पर ये जो 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो 1-1 रुपए के सिक्के से मैक्सिमम एक बार में 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो सकता है। मतलब आप कोई बड़े पिज़्ज़ा स्टोर में गए, 2-5 मित्र, 1000 रुपए का बिल आया, तो आप 1-1 रुपए के सिक्के दो बराबर है। उससे बड़ा बिल है, उसको सेटल करने के लिए आप 1-1 रुपए के सिक्के दे के नहीं कर सकते, सामने वाली पार्टी मना कर सकती। तो रिमेंबर, ऑल द कॉइन्स 50 पैसे से लेके जो भी हैं, एंड 1 रुपए का पेपर नोट जो भारत सरकार जारी करती है, आरबीआई जारी नहीं करती है, तो ये सारे कॉइन्स और 1 रुपए का नोट, दे आर लिमिटेड लीगल टेंडर्स, लिमिटेड लीगल टेंडर्स। तो हम अपना क्लासिफिकेशन अपडेट करें। अच्छा, एक बात इधर और बता दूं, कुछ लोग फालतू के वकील इधर भी बन जाएंगे। अच्छा, वो केस में वो जो हस्बैंड है उसने डाइवोर्स दिया था, वो महिला को 5000 रुपये का सेटलमेंट उसने कॉइन में किया, फिर वो गिन रहे थे वगैरह, वो तो महिला और उसके वकील ने जाके कोर्ट में फरियाद करनी चाहिए। ऐसा अहमदाबाद कोर्ट में एक बार हुआ था, वो हस्बैंड ऐसा 1.5 सियाना बन रहा था, तो उसको और 2000 रुपये का दंड किया था। हम इधर आईएएस की तैयारी के लिए आए हैं, हम इधर एलएलबी की तैयारी करने के लिए नहीं आते। ये सब फालतूगिरी में नहीं पढ़ना चाहिए, रेस का घोड़ा बनो। फिर से मैं दोहराता हूँ, ये पढ़ा खत्म है, रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो सब में मत जाओ। हम अपने क्लासिफिकेशन को अपडेट करें। फियाट मनी मतलब क्या? ये राजा रानी सरकार, सेंट्रल बैंक ने जारी किया। वो लीगल टेंडर कब बनता है? जब भारत के अंदर लेंडर मस्ट एक्सेप्ट इट। लेकिन ऐसे लीगल टेंडर के 2 प्रकार हैं। पहला, ये सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट जो लिमिटेड लीगल टेंडर है। बाकी जितने 2 रुपए से लेके 500 रुपए के नोट्स हैं वो सब अनलिमिटेड है, मतलब उससे लाखों करोड़ों के पेमेंट आप कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी रिजेक्ट नहीं कर सकती। हालांकि रियल लाइफ में समझिए कुछ इसमें पाबंदियां हैं। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि मान लो इतने लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन आप कैश में नहीं कर सकते, चेक देना होगा वरना रेड हो जाएगी। पर ये बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर है, एडवांस कंसेप्ट का लेक्चर नहीं है। तो अभी के लिए बस कि लीगल टेंडर के 2 प्रकार हो सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस हिसाब से या तो लिमिटेड लीगल टेंडर हो सकता है या अनलिमिटेड लीगल टेंडर हो सकता है। तो अभी एक मैं ग्राफिक्स बनाता हूं जो आप अपने नोट में लिखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं उसका स्ट्रक्चर क्या है। फियाट मनी में हमने देखा था कि सरकार 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स 50 पैसे के ऊपर के इशू करती है, तो वो फियाट मनी है। लेकिन वो साथ ही साथ लीगल टेंडर भी है, हालांकि उसमें ट्रांजैक्शन लिमिट है, इसलिए उसने हमें कहा लिमिटेड लीगल टेंडर है। और उसके अपोजिट जो आरबीआई ने सब जारी किया 2 से 500 वाला, वो सब अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। तो वीडियो पॉज करके ये अपने शब्दों में अपने नोट कॉपी में आप लिखिए 4, 3, 2, 1। ओके, सो दिस इज डन। अब वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई करें 2011 का। 4, 3, 2, 1। हाँ, तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कि 50 पैसे के ऊपर का सब ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेबल, करेक्ट है। 50 पैसे के नीचे वाले मतलब 10 पैसे 25 पैसे के जो सिक्के आते थे, दे आर नो लॉन्गर लीगल टेंडर, तो वो भी करेक्ट है। तो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये सीडीएस में 2011 में पूछा था यूपीएससी ने। तो 50 पैसा इज लीगल टेंडर इन इंडिया, दैट इज करेक्ट। अब कुछ वकील बाबू सोने आ जाएंगे कि हमारा लोकल शॉपकीपर तो नहीं लेता, तो उससे यूपीएससी ने तो अपनी ऑफिशियल आंसर की चेंज नहीं की ना भाई। रेस का घोड़ा बनो, लीगल टेंडर भी खत्म हो गया। जिसको टॉपर बनना है, सड़क का सांड है, उसके लिए वो आखिरी जिंदगी इधर ही वकीलत करता रहे। आगे बढ़िए। अब जो मैंने सिखाया बेसिक फियाट मनी लीगल टेंडर, उसके ऊपर और भी कंसेप्ट आते हैं कि हर एक करेंसी नोट पे कुछ ऐसा लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज़। इसका क्या मतलब है, उसके 4-5 इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं, वो सब एडवांस टॉपिक है। देखिए, ये बेसिक कंसेप्ट में मैं आपको एक बड़ा सा चित्र बना के दे रहा हूँ इकोनॉमी का, फिर ऐसे हर छोटे छोटे रंग आपको खुद भरने। इसके लिए मेरा इकोनॉमी का कोर्स भी है जो 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है, मेरी ये बुक भी है, टेक बेनिफिट ऑफ दैट। आगे बढ़ते हैं। तो वी आर डन विद बार्टर सिस्टम, वी आर डन विद फियाट मनी लीगल टेंडर। उसके बाद का मुद्दा आएगा बैंक मनी। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बैंक मनी। मतलब आपके पास जो फिजिकल पैसा था, आपने बैंक में डिपॉजिट किया और सामने बैंक आपको उन पैसों को यूज़ करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स देता है। चेक बुक है, डिमांड ड्राफ्ट है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, और आप ये नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई वगैरह टेक्नोलॉजी से भी ऑनलाइन ये पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। रुपया क्या है जिससे आप वैल्यू को नापते हैं कि एक चाय का कप 10 रुपये, 2 चाय का कप 20 रुपये, 3 चाय का कप 30 रुपये। लेकिन आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि एक चाय का कप मतलब 1 क्रेडिट कार्ड, 2 चाय का कप 2 क्रेडिट कार्ड, 3 चाय का कप 3 क्रेडिट कार्ड ना। तो यानी ये जो कार्ड्स हैं, चेक है, यूपीआई है, ये खुद में पैसा नहीं है, वो पैसा यूज़ करने का साधन है। जस्ट लाइक दूध जो आप पीते हैं तो ग्लास अलग चीज़ है, दूध अलग चीज़ है। अब मान लीजिए एक टीवी खरीदने के लिए भिड़े मास्टर ने जेठालाल को चेक दिया, तो जेठालाल अपनी एक्सिस बैंक में ये चेक जमा करेंगे। वहाँ से एक्सिस बैंक वाला ये चेक भिड़े मास्टर की बैंक ऑफ बड़ौदा को भेजेगा और वहाँ से वो चेक क्लियर होके आएगा तो पैसा ट्रांसफ़र होगा। ये पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए इसमें कुछ फ्रॉड भी हो सकता है कि मान लो भिड़े मास्टर ने टीवी खरीदा 30,000 का, लेकिन बैंक में सिर्फ 10,000 ही है, तो चेक बाउंस हो जाएगा। तो जेठालाल न्याय कैसे हासिल करे? तो उसके लिए होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दूसरा, ये जो चेक क्लियरिंग प्रोसेस है, पहले तो ये पोस्ट डिपार्टमेंट, डाक विभाग द्वारा चेक जाता था, आता था, काफ़ी डिले होता था। तो अब सारे वर्कफ्लो डिजिटल कर दिए गए। एक चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, दूसरी पॉजिटिव पे मैकेनिज्म है। वो क्या है, वो सब एडवांस कंसेप्ट है। अभी के लिए समझो कि चेक क्लियरिंग की सब डिजिटल प्रोसेसेस है। आगे बढ़ते हैं। पैसा आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है तो आरबीआई का अपना आरटीजीएस सिस्टम है, आरबीआई का दूसरा एक नेफ्ट सिस्टम है, फिर एक संस्था है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसका आईएमपीएस सिस्टम है जिससे उनका यूपीआई चलता है। तो वैसे तो आरबीआई ही उसको रेगुलेट करती है, पर समझो वो दुकान अलग है। अब ये तीन जो अलग अलग चीज़ें हैं, इनके आपस में क्या सिमिलर डिफरेंट है? तो आरटीजीएस ऐसा है, वो लाखों करोड़ों के, मतलब मान लो मुकेश अंबानी को 2,000 करोड़ एक ही बार में भेजने हो, इंस्टेंट सेटलमेंट उसके लिए है। इस पे कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं, फ्री है। नेफ्ट ऐसा है, वो 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख ऐसा कुछ भेजना है, स्मॉलर ट्रांजैक्शन, और 30-30 मिनट के बैच में उसके सेटलमेंट होते हैं। आप अभी पैसा भेजो, हो सकता है सामने वाले को 30 मिनट बाद दिखे। इधर भी कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं। और तीसरा आईएमपीएस जो यूपीआई के साथ जुड़ा है, तो वो भी छोटे छोटे ये 10, 20, 50 हज़ार के ट्रांजैक्शन, और उसमें सेटलमेंट इंस्टेंट होता है, तुरंत सामने वाले को मिल जाता है, कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है। तो ये भी आप नोट डाउन करें अपने नोट्स में, वीडियो पॉज करें। 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पर आप समझिए 3 दुकानें अलग हो गई ना, कि आरटीजीएस अलग, नेफ्ट अलग, आईएमपीएस अलग। जो सड़क के सांड है उधर फिक्सेट हो जाते हैं कि आरबीआई ये नेफ्ट आरटीजीएस को मर्ज क्यों नहीं कर देता, मेल फीमेल अलग क्यों है, अमीबा जैसा जेंडरलेस सब क्यों नहीं है। तो मुझे तो एक क्वेश्चन काम का नहीं लगा आपका, क्योंकि ना कभी आरबीआई ने, ना कभी न्यूज़पेपर ने, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, नीति आयोग, किसी ने इसकी बात तो की नहीं। ये आप ही के दिमाग का फितूर है, आपके दिमाग में उससे एग्जाम के लिए काम का नहीं होता है। आगे बढ़ो, रेस का घोड़ा बनो। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करें। 4, 3, 2, 1। हाँ, तो 2025 में ये जो पूछा, देखिए मैंने अभी आपको बताया नेफ्ट आरटीजीएस वगैरह में 2019 से पहले तो फीस लगती थी। मान लो 10,000 ट्रांसफ़र किए तो हो सकता है 10 रुपये फीस चढ़े, लेकिन उसके बाद वो कंप्लीटली फ्री हो गया है। दूसरा, ये नेफ्ट आरटीजीएस पहले ऐसा कुछ था कि शनि रवि को बैंकों में छुट्टी हो तो इधर भी छुट्टी हो, लेकिन अब ऐसा है कि 24/7 वो काम करता है। तो इस हिसाब से आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आरटीजीएस में तो फीस लगती है कुछ, तो वो तो गलत हो गया। तो अगर 2 रॉन्ग है तो उस हिसाब से आप समझो बी गलत हो गया। ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ आरटीजीएस रिस्ट्रिक्टेड ऑन, ऐसा भी नहीं, 24/7 चलता है। तो इस कारण से 3 भी रॉन्ग हो गया, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो जो बचे हो जवाब है, द आंसर इज ए 1 ओनली। कि आरटीजीएस में इंस्टेंट पैसा जाता है, नेफ्ट में वो टाइम लगता है, मतलब 30-30 मिनट के सेटलमेंट होते हैं। तो आप सोचिए कि 2019 में जो घटना हुई 2025 में पूछी गई। हालांकि मेरे ये जो इकोनॉमी के नोट्स हैं उसमें तो वो उसी ज़माने में मैंने पढ़ाया था, तब से लेके हर एक बैच में मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तब सोचो इतने साल तक पढ़ाओ तो अब जाके वो पूछते हैं। तो ये जो भी अगर कोई कभी आपको ये कहे मृणाल नोट्स आर वेरी लेंदी, तो मैं कबूल करता हूँ, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि हाथ रुमाल में अगर आपको मैं नोट्स बना के दूँ, उससे आपकी एग्ज़ाम पास नहीं होगी, आपका बस दिल बहलेगा। मेहनत कीजिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए, एटलीस्ट नॉट फॉर यूपीएससी। तो मैंने आपको नेफ्ट आरटीजीएस का हिसाब बताया। यूपीआई की बात करते हैं। यूपीआई समझने से पहले एक वेबसाइट कैसे काम करती है वो आप समझिए। कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, कोई वेबसाइट पे आप गए, आपको फ्रंट पेज पे दिख रहा है, तो पर्दे के पीछे क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अलग अलग होते हैं, जैसे वर्डप्रेस, द्रुपल, जुमला, बहुत सारी होती है। उसके नीचे क्या होता है?
तो HTML पेजेस होते हैं, ये सब मोदी जी का फोटो है तो JPG फाइल्स होंगी। उसके नीचे क्या है, ये सब वेबसाइट के अंदर आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और बहुत सारा SQL डेटाबेस होगा। फिर कुछ PHP स्क्रिप्ट होंगी जो SQL डेटाबेस को पढ़ के HTML पेज में ऐसा ऐसा सब करेंगी। फिर वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हम पढ़ने नहीं आए, सफिशेंट टू नो कि ऊपर से नीचे पूरा जैसे अपना शरीर है उसमें अलग अलग अवयव होते हैं, ऐसा एक वेबसाइट होता है। तो जब आपको ये पेटीएम, भीम, जीपे, फ़ोनपे पैसा जब आप भेजते हैं तो वो पीछे पर्दे के पीछे क्या है, उसके सब अवयव या ऑर्गन्स क्या है उसकी बॉडी में, उस ऐप के अंदर। तो ये पूरा जो बना है उसका स्केलेटन है, वो स्केलेटन जो है वो NPCI नाम की संस्था ने बनाया, उसे हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। उसकी मदद से आप ऐसे सब ऐप में काम करते हैं। उसके भी नीचे छोटे छोटे ऑर्गन, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, वो सब क्या है। क्या आप ये स्कैन कर रहे हैं तो भारत QR कोड है। ये पैसा एक खाते से दूसरे खाते में गया तो वो IMPS टेक्नोलॉजी है जो हमने कुछ मिनटों पहले देखी। आपके बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, वो लिंक है। उसको कैसे पता चला आपके बैंक अकाउंट से देना है, तो आपका फ़ोन कार्ड, सिम कार्ड, वो सब उसके साथ लिंक है। तो ये सबको इंटीग्रेट, एकीकृत करके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI वाला उस ऐप को चलाता है। तो जिसको जो ऐप बनाना है बना लो, उसके पीछे स्केलेटल फ्रेमवर्क तो ये UPI होगा। जैसे मतलब वेबसाइट आपको जो बनानी है बना लो, पीछे तो HTML तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो वही रहेगा। अब इसके भी अलावा UPI में और भी सब कंपोनेंट होते हैं कि उसमें UPI लाइट वॉलेट होता है, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करो ऐसा कुछ UPI X बनाया है। भारत, नेपाल, भूटान, फ्रांस में पैसा ट्रांसफ़र करो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते रहते हैं। NPCI ने खुद का ऐप बना दिया, भीम ऐप वगैरह, बहुत कुछ चलता है। तो मैंने आपको बताया, मैं केवल आपको एक बड़ा सा पिक्चर दिखा रहा हूँ, बाकी छोटे छोटे ऐसे रंग जो आपको भरने, तो फुल कोर्स 25 दिसंबर से और नोट्स अमेजोन पे भी मिलते हैं। अब ये जो UPI मैंने आपको बताया वेबसाइट की एनालॉजी देकर, असल में वो उससे ज़्यादा जटिल है, लेकिन उसमें दिमाग खर्च नहीं करना है। मैं आपको कहूँ अभी कितने बजे हैं, मेरी घड़ी में 4 बजे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बस टाइम देखना है आपको, हर बार घड़ी खोल के नहीं देखनी है कि वो अंदर काम कैसे करते हैं, चक्के कैसे घूमते हैं। तो UPI रियलिटी में कैसे काम करता है, वो सब की फालतू PhD में टाइम वेस्ट ना करना, आगे बढ़ो। अब आपके अपन हमको कैसे पता चले कौन सी चीज़ की PhD में टाइम वेस्ट करना है, नहीं करना है। तो आपका ये जहाज डूबे नहीं, उसके लिए आप लाइट हाउस को देखो, और वो लाइट हाउस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके इर्द गिर्द घूमते रहना है। फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं PYQ, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए हमने बनाए हैं। unacademy.com/content/UPSC/डाउनलोड पे आप जाएं। आगे बढ़ते हैं। UPI देखा, कार्ड्स एक तो होते हैं डेबिट कार्ड, मतलब आपके बैंक अकाउंट में 10,000 हैं, तो उसी को आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें से आपने शॉपिंग किया मान लो 1,000 का, तो डेबिट कार्ड बेसिकली आपके ही पैसे आप स्पेंड कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड थोड़ा अलग है, वो आपको लोन पे शॉपिंग करने देता है कि मान लीजिए आपके बैंक खाते में 0 रुपये है, फिर भी आप 10,000 का शॉपिंग कर लो, हालांकि उसके 30 से 45 दिन के भीतर आपने बैंक को वो पैसे वापस भी करने हैं, तो एक प्रकार से क्या हुआ, आपने लोन पे शॉपिंग किया, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। अब जब भी आप ऐसा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से शॉपिंग करो, मान लो 10,000 का माल खरीदा, दुकानदार को 10,000 नहीं ट्रांसफ़र होते, 9,800 ही ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि बीच में कमीशन कटता है। हर एक जो कार्ड है उस पे एक कॉर्नर पे लिखा होता है कि ये कार्ड का पूरा गेटवे या सिस्टम कौन चला रहा है, NPCI का, रुपे, ऐसी और कंपनियां, वीज़ा, मास्टर कार्ड, और जो भी बैंक है, एक्सिस, HDFC वगैरह, तो वो सब लोग इस पूरे नेटवर्क को चलाने का कमीशन काटते हैं। उसे हम कहते हैं MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो ग्राहक पे नहीं है, आपने 10,000 रुपये दिए, पर वो व्यापारी के खाते में से कटता है, उसको 9,800 ही मिले, सो दैट इज़ MDR। ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ये अलग अलग कार्ड्स पे तो लगता है, लेकिन जो UPI है, UPI से आपने अगर 10,000 भेजे तो सामने वाले को 10,000 मिलेंगे, बीच में कोई ना फीस कटेगी ना कुछ, क्योंकि उस पर भारत सरकार थोड़ी बहुत सब्सिडी देती है। वो पूरा क्या मामला है, वो बेसिक कंसेप्ट अभी हम देख रहे हैं, एडवांस में नहीं जाना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया UPI कार्ड्स की बेसिक बात की, ATM के भी टाइप्स होते हैं, वो सब ब्राउन लेबल, वाइट लेबल वगैरह, लेकिन उसके मैं आपको कोई नोट्स इधर लिखवा नहीं रहा, क्योंकि उसमें वन लाइनर जनरल नॉलेज इतना सब है कि खुद से आप नोट्स लिखने बैठोगे, फ्लैश कार्ड बना बैठोगे तो लंबे हो जाओगे। इसलिए ये जो मेरे बुक्स के अंदर दिए है उतना जो उसमें से याद रहे उस हिसाब से चले, खुद से उसके नोट्स बनाने मत बैठना, बाकी सब्जेक्ट में दिमाग आप लगाइए। आगे बढ़ते हैं। तो वी आर डन विथ बार्टर सिस्टम, फंक्शन ऑफ मनी, फियाट मनी, लीगल टेंडर, बैंक मनी में ये नेफ्ट, RTGS, UPI, ATM सब बात की मैंने आपको।
नेक्स्ट सेगमेंट इज वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी में आरबीआई ने ऐसा सोचा कि देखो हम पेपर में तो पैसे छापते ही हैं, लेकिन क्यों ना ऐसा करे कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग कैश में डिजिटली पैसा अपने सुपर कंप्यूटर में कमांड दूं और सबको दे दूं। तो कंसेप्ट होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ईबीडीसी। इससे क्या फ़ायदा है? इसको फिर छुपाना मुश्किल होगा, ट्रेस हो जाएगा, तो कोई इनकम टैक्स जीएसटी नहीं भर रहा है पकड़ा जाएगा। नोट छपाई का खर्चा कम होगा और वो अपने नोट्स की फेक प्लेट्स बना के वो पाकिस्तान वाले जो नकली करेंसी नोट बनाते हैं वो सब डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर आपको धुरंधर भेजना नहीं होगा उधर। और ऐसी करेंसी को प्रोग्रामेबल भी बनाया जा सकता है कि आरबीआई का ये जो मैंने पैसे छापे, अगर स्टूडेंट को एजुकेशन लोन में जा रहे हैं तो उसको 4% ब्याज लगना चाहिए, बिजनेसमैन को जा रहे हैं 10% लगना चाहिए, ऐसा सब उसमें प्रोग्रामिंग भी एम्बेड किया जा सकता है। तो दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन, तो बिटकॉइन कोई सरकार ने, कोई आरबीआई ने, कोई अमेरिका की गवर्नमेंट ने जारी नहीं किए। सतोशी नाकोमोटो नाम का एक प्राइवेट प्रोग्रामर था, हैकर था, उसने बनाया। ये जो बिटकॉइन है उसे हासिल कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका, आप अपने कंप्यूटर में सब उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और उस पर डिजिटल माइनिंग ऐसा कमांड दे दो, तो 2 महीने 5 महीने बाद आपको बिटकॉइन निकाल के देगा। हालांकि वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए, बहुत बिजली खाता है, तब आपको बिटकॉइन मिले। दूसरा तरीका है कि भिड़े मास्टर कहे मेरे पास तो इतना पावरफुल कंप्यूटर नहीं है, पर जेठा भाई आपके पास जो बिटकॉइन है आप मुझे दे दो, उसके बदले मैं आपके बच्चों को ट्यूशन क्लास 1 साल पढ़ा देता हूँ। तो इस प्रकार से अपने गुड्स एंड सर्विसेज किसी को बेच कर भी आप बिटकॉइन हासिल कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तीसरा, कोई बिजनेसमैन है, वो कहे देखो मैं सीधा ही अपने रुपये या डॉलर देता हूँ, ये लाख डॉलर देता हूँ और आप मुझे अपना बिटकॉइन दे दो। सो यू कैन बाय द बिटकॉइंस बाय यूजिंग सम अदर लीगल टेंडर करेंसी। ये तीसरा तरीका हुआ। ये तीनों तरीके में नेगेटिव क्या है? आप डिजिटल माइनिंग करोगे तो जितना हैवी कंप्यूटर यूज होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी और ई वेस्ट बर्बाद हो रहा है। ये भिड़े मास्टर ट्यूशन क्लासेस की फी पैसों में नहीं और बिटकॉइन में ले तो ट्रेस करना मुश्किल, तो ना जीएसटी मिलेगा सरकार को, ना इनकम टैक्स इवेजन की समस्या। और ये जो बिजनेसमैन रुपया डॉलर ले दे के बिटकॉइन खरीदें तो उसमें सब टेरर फाइनेंस, मनी लॉन्ड्रिंग 2 नंबर के काम हो सकते हैं। नार्को जितना ये सब ड्रग स्मगलिंग होता है उसका पेमेंट इसमें लेन देन करे, पकड़ना मुश्किल हो जाए। तो देयरफॉर बिटकॉइन इज डेंजरस। आरबीआई भारत में बिटकॉइन लीगल करना नहीं चाहती। पहले उसने कदम भी उठाए थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ अनबैन करा दी। अभी अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री का रुख क्या है कि आप बिटकॉइन खरीद तो सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जितना प्रॉफिट हुआ उस पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। वो बजट टैक्सेशन का मामला है, तो सेकंड पिलर में देखेंगे। अभी हम लोग पहले पिलर में शुरुआती बातें कर रहे हैं। ये जितना बिटकॉइन में पैसा आया गया, लिया दिया, तो उसका डेटाबेस होगा। ये डेटाबेस कहाँ पर स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, कहाँ पर? तो ऐसी ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज जैसे टॉरेंट्स होते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बिटकॉइन और ऐसी जो भी ऐसी सब क्रिप्टो करेंसी उसका ट्रांजैक्शन स्टोर होता है। तो मैं क्लासिफिकेशन चार्ट बनाता हूँ। ऐसी वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ये शब्दों का अलग अलग मतलब है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया वकील नहीं बनना है, उसका अपने लिए कोई काम नहीं। उसमें कुछ तो सरकारी हो सकते हैं जिसे हम कहें सॉवरेन वर्चुअल करेंसी, तो उसमें जैसे आरबीआई का प्रयोग चल रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यूरोप से लेके चाइना से लेके सब ऐसा कर रहे हैं। दूसरी हुई नॉट सरकारी यानी कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसी। अब उसमें जैसे कोई ऐसा फनी सा फोटोग्राफ लगा के कॉइन इशू किया जाए तो उसे मैं क्या कहूँ, मीम कॉइन, जैसा ये ट्रम्प का कॉइन है, डॉज कॉइन है वगैरह। लेकिन अगर नॉर्मल लोगो इमेज से बनाया जाए तो ये बिटकॉइन, इथेरियम ऐसा भी आप बना सकते हैं। इसमें एक और सब टाइप बन सकता है, इट इज़ कॉल्ड टेबल कॉइन। टेबल कॉइन ऐसी चीज़ है कि उसका भाव स्टेबल रहेगा। देखिए बिटकॉइन का कैसा है, वो तो अलग अलग समय पे ट्रम्प की क्या नीतियाँ, इलॉन मस्क ने क्या बयान दिया, उस हिसाब से कभी $1,00,000, कभी 70,000 रुपीज़ डॉलर्स, ऐसा वो भाव ऊपर नीचे होता है। स्टेबल कॉइन थोड़ा अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क जकरबर्ग ने एक बार ऐसा अनाउंस किया कि मैं लिब्रा कॉइन नाम का एक डिजिटल कॉइन जारी करूंगा, लेकिन इसका भाव फिक्स होगा कि मान लो मार्क जकरबर्ग एक तिजोरी में कुछ गोल्ड रखे, 10 ग्राम गोल्ड, तो उसके साथ प्राइस लिंक हो, उस हिसाब से भाव ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो कोई एसेट के साथ अगर लिंक कर दिया जाए तो वो बन जाता है स्टेबल कॉइन।
तो स्टेबल कॉइन ऐसी चीज़ है जिसका प्राइस कोई एसेट के साथ लिंक है, कि डॉलर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ऑयल गैस हो गया, कुछ लिंक कर देगा वो। बिटकॉइन में ऐसा कोई प्राइस लिंक नहीं है, वो अपने आप इन्वेस्टर को क्या फितूर चढ़ा है, क्या उसका सट्टा चलाना है, स्पेकुलेशन उस हिसाब से चलता है। स्टेबल कॉइन में देयर इज अ प्रॉमिस टू एक्सचेंज इट, कि आप जिसने इशू किया आप जकरबर्ग को दो, ओके इसके बदले में आपको $20 दूंगा, तो देयर इज सम प्रॉमिस। बिटकॉइन में ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं है, उसका भाव ऊपर नीचे हुआ, आप सतोशी नाकामोटो के पास जा नहीं सकते, वो कहाँ है, जिंदा है, मर गया, कोई नहीं जानता। आगे बढ़ो। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वर्चुअल करेंसी में हमने CBDC, मीम कॉइन, स्टेबल कॉइन ये सब देखा। एक और मुद्दा बचता है, नॉन फंजिबल टोकन समझते हैं। मान लीजिए आपको ये मंदिर, गुरुद्वारा साहिब कहीं जाते हैं, आपने जूते जमा किए, उसके सामने आपको टोकन दिए जाते हैं। तो वो टोकन क्या है? उससे ओनरशिप ऑफ शूज वो साबित होती है। टोकन खुद में तो जूता है नहीं, वो सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व कर रहा है कि ये जूता आपका है। तो मान लीजिए एक लड़के ने अपने ये नाइकी के एयर जॉर्डन शूज जमा किए, जिसकी वैल्यू है 15,000। दूसरे बालक ने अपने नॉर्मल स्नीकर्स डिपॉजिट किए, जिसकी वैल्यू है 5,000, जिसके बदले उसको ब्लू टोकन मिला है। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो नाइकी एयर जॉर्डन का 15,000 का रेड टोकन है इज इक्वल टू ये जो ब्लू कलर के 5,000 के 3 टोकन है? तो आप सेम बोल सकते हैं क्या कि 15,000 मतलब 5 टाइम्स 3, तो इसका मतलब कि 1 रेड टोकन इक्वल 3 ब्लू टोकन, ऐसा बोल सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो एयर जॉर्डन वाला बालक है वो तुरंत मना कर देगा कि मुझे ये रेशियो या ट्रांजैक्शन कबूल ही नहीं है, बिकॉज एयर जॉर्डन इज नॉट अ शू, इट इज़ एन इमोशन। तो ये ट्रांजैक्शन वो कबूल, 3 नहीं, तुम 25 टोकन दे दो तो भी वो 50 टोकन के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप समझिए ये तकलीफ हो गई, नॉन फंजिबल है। नॉन फंजिबल शब्द का मतलब मैं समझाऊं कि SRK का एक प्लॉट है, मान लो 500 स्क्वायर फीट का, और रणवीर का भी एक प्लॉट है, वो भी 500 स्क्वायर फीट का। तो आप कहेंगे दोनों सेम है, वैल्यू के हिसाब से नहीं, कि भाई वो कहाँ पर है, लोकेशन मैटर्स, उत्तराखंड में है, मुंबई में है, मुंबई में कहाँ पर है। नेक्स्ट, मान लो ये जो बड़ा सा डायमंड है 100 ग्राम का, और ये छोटे छोटे डायमंड से मान लो 33 ग्राम के, ऐसे 3 है। तो आप कह सकते हैं सेम है? नहीं, क्योंकि उसमें कट, कलर, क्लैरिटी मैटर्स। तो डायमंड में हो सकता है ये एक बड़े डायमंड की वैल्यू 1 मिलियन हो, और ये 3 को जमा करो वजन के हिसाब से भले 100 ग्राम हो जाए, लेकिन उसकी वैल्यू $50,000 ही हो। तो यहाँ पर ये भी हो गया नॉन फंजिबल। तीसरा, क्या मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी का एक शेयर, वो हम मान लो 3,000 रुपये का है, तो क्या हम ये कह सकते हैं अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी के 1,000 के 3 शेयर के बराबर है? जवाब है नहीं, क्योंकि वो 2 अलग कंपनियां हो गई ना, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी तो मैटर करती है। तो ये सब जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, दीज आर नॉन फंजिबल एसेट्स। आप कहे तो फिर फंजिबल क्या है? फंजिबल है जैसे करेंसी नोट्स, कि मैं कहूँ 500 रुपये की एक नोट है, आप कहे मेरे पास 100 के 5 हैं, हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इस 500 रुपये के नोट से भी पिज़्ज़ा खा सकते हैं, और वही पिज़्ज़ा ये 100 रुपये के 5 नोट से भी खा सकते हैं। तो करेंसी नोट्स आर फंजिबल इन नेचर। उसी तरह गोल्ड, 6 किलो का एक गोल्ड का ये ईंट है, उसकी जगह आपका 1 किलो के 6 मैं टुकड़े लेके आता हूँ, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो दे आर ऑल्सो फंजिबल इन नेचर। डायमंड में ऐसा नहीं होता, समझो डायमंड में अगर आप टुकड़े करो तो कट, क्लैरिटी, वो सब के हिसाब से भाव बदल जाता है। तो वजन के हिसाब से सेम हो तो भी वैल्यू के हिसाब से सेम नहीं होगा। तो फंजिबल एंड नॉन फंजिबल। तो यानी करेंसी नोट्स आर फंजिबल इन नेचर, कि 100 रुपये का एक नोट इज इक्वल टू 20 रुपये के 5 नोट, दोनों का परचेजिंग पावर सेम है, दे आर फंजिबल इन नेचर। लेकिन हमारे जो एयर जॉर्डन शूज़ थे वो 15,000 के थे, लेकिन उसका एक रेड टोकन, आप ये नहीं बोल सकते कि 5,000 के 3 जूते लेके आओगे तो सेम हो जाएगा। नो, क्योंकि इसके फैन बॉय का इमोशन अलग होता है। अब ऐसे नॉन फंजिबल टोकन का उपयोग क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई कॉपीराइटेड इमेज फाइल हो, कोई कॉपीराइटेड म्यूजिक हो, मुझे उसकी ओनरशिप किसी और को बेचनी है। आप कहते तो सीधा ईमेल कर देते, पर ओनरशिप का कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ लिखा पढ़ी तो करनी पड़े। तो उसके ऐसे नॉन फंजिबल टोकन आप जारी कर सकते हैं। जैसे मंदिर में जूते जमा किए और आपको टोकन मिला, ऐसा उसका आप एक नॉन फंजिबल टोकन बना सकते हैं, एंड यू कैन ट्रेड देम। उसी तरह मान लो मेरे पास एक बंगला हो,
फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एसेट, उसके प्रॉपर्टी पेपर्स की मैं पीडीएफ बनाऊं, उसका मैं फिर टोकन बनाऊं डिजिटल और उसको मैं बेचूं। भारत में तो पॉसिबल नहीं, पर हो सकता है अमेरिका, यूरोप कहीं पर चलता हो। तो इस तरह से फिजिकल एसेट्स की भी आप नॉन फंजिबल टोकन बना के उसका ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एनएफटीज आर प्रूफ ऑफ ओनरशिप। ये खुद में करेंसी नहीं है, क्योंकि करेंसी होना था तो समझो इस तरह से वो एक्सचेंजेबल होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो खिचड़ी मत कर। अगर कोई चीज़ मनी या करेंसी कब होती है कि एक चाय का कप 10 रुपया, 2 चाय का कप 20 रुपया, 3 चाय का कप 30 रुपया, वो सब लोग मानने चाहिए। इट मस्ट बिकम अ यूनिट फॉर मेजरिंग वैल्यू। नॉन फंजिबल टोकन में ऐसा हो नहीं सकता कि नाइकी के जूते का एक टोकन बराबर 3 चाय कप, 4 चाय कप, ऐसा कोई कबूलेगा नहीं। तो दे आर नॉट करेंसी। तो मैं अपना जो चार्ट या टेबल अपडेट करूं वो कुछ ऐसा दिखेगा। हालांकि मोबाइल स्क्रीन में ये आपको बहुत छोटा दिखे, चिंता मत करिए। ये वाली चीज़ जो मैंने बनाई है, वीडियो पॉज करके आप अपने नोट्स में खुद से अपने हाथों से लिखिए। 4 3 2 1। हाँ, तो बस खेल खत्म। वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी का क्लासिफिकेशन क्या है? एक तो सरकारी है जैसे सीबीडीसी, नॉन सरकारी यानी प्राइवेट। तो नॉर्मल हो सकती है बिटकॉइन, फनी लोगो वाली हो सकती है जैसे मीम कॉइन, जैसे ट्रम्प का कॉइन आया, और उसका भाव अगर कोई एसेट के साथ लिंक हो तो वो बन जाए टेबल कॉइन। और अलग से नॉन फंजिबल टोकन है, हालांकि वो पैसा नहीं है क्योंकि वो नॉन फंजिबल है। वीडियो पॉज करके 2022 की प्रीलिम का एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें। 4 3 2 1। हाँ, तो देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि नॉन फंजिबल टोकन से फिजिकल एसेट का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, बराबर है। दूसरा क्या कहता है? दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स मेड ऑन ब्लॉकचेन। तो मैंने आपको आगे बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डेटा स्टोर होता है, वो भी बराबर है। तीसरा क्या कहता है कि दे कैन बी ट्रेडेड वगैरह, उस पर लोड ना लो, आप आखिरी वाला पार्ट पढ़ो कि एनएफटी कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि एनएफटी कैन बी यूज्ड एज मनी। तो वो तो मैंने आपको बताया वो तो पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड इज रॉन्ग। इसलिए जवाब क्या है? ए, ओनली 1 and 2 करेक्ट। ये आप याद करें, जो ये बात है कि यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो उसका चरित्र, उसका फीचर, प्रॉपर्टी रुपये जैसा होना चाहिए कि 100 का एक मतलब 20 के 5 है। एनएफटी में ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। मान लीजिए आपको पूरी थियरी ना भी पता, लेकिन शुरुआत में हमने जो नोट बनाया सबसे पहला मनी के प्राइमरी फंक्शन, उसे आप याद करें। मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या था? दो प्राइमरी फंक्शन थे, मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो मनी बनना चाहती है, इट मस्ट हैव द फीचर टू बिकम मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता, नाइकी वाले शूज़ में मैंने आपको बताया, इसलिए भी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो लोग छोटी बुद्धि से काम करते हैं, देखो ये फंक्शन ऑफ मनी तो पूछे नहीं तो इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, तो सीधा नहीं पूछा ना, लेकिन 2022 में इनडायरेक्टली कंसेप्ट तो आपको पूछा नॉन फंजिबल टोकन में। तो छोटी बुद्धि से आप काम मत करिए, एटलीस्ट फॉर यूपीएससी। अब कुछ होते हैं वकील बाबू सोने, वो क्या लेके आते हैं कि देखो अगर नाइकी एयर जॉर्डन का एक रेड टोकन है तो सामने दूसरे रेड टोकन के साथ तो वो इक्विवेलेंसी में एक्सचेंज हो ही सकता है ना। जैसे मान लो 500 का एक नोट है तो दूसरे 500 के नोट के साथ तो एक्सचेंज हो ही सकता है ना। ये तो ये हो गया ना, इसलिए सब वो सब उनकी वकीलगिरी। वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जाके वकील बोले मेरे क्लाइंट ने मर्डर नहीं किया है, जबरदस्ती कवर थोपना चाहते हैं। इट इज़ नॉट द केस, इनका कुछ कल्याण हो नहीं सकता। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी पूछ रहा है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में जो बताया कि जो आईएएस टॉपर मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी उम्र जेनजी जैसी होनी चाहिए, पर उसकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ जेनजी से थोड़ी मैच्योर होनी चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। – 2007 की बात है, तब मैं भी एक स्टूडेंट था। तो अहमदाबाद में एक यूपीएससी सेमिनार हुआ, एक दिल्ली के बड़े टीचर आए कि मैं इस एक दिवसीय सेमिनार में सब ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा। उन्होंने पूरे दिन करवाया क्या? कुछ नहीं भाई। डी.आर. खुल्लर नाम की एक ज्योग्राफी की किताब आती है, उसकी बस उन्होंने इंडेक्स लिखवा दी कि मैं तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। फिर पूरी लिस्ट उन्होंने लिखा है। फिर मैंने जाके लाइब्रेरी में चेक किया, भाई वो तो पूरा डी.आर. खुल्लर का चैप्टर लिस्ट ही था। अब इन फेयरनेस लोग ये भी कहेंगे कि भाई ज्योग्राफी पूरा एक लेक्चर में तो कोई कैसे पढ़ा सकता है, और वो भी फ्री में कैसे पढ़ा सकता है? उनको भाई अपना घर चलाना है तो कोर्स तो बेचेंगे, बराबर है। लेकिन कम से कम भाई
आप जब बोल रहे हैं मैं पढ़ा दूंगा तो एटलीस्ट 4-5 बड़े कंसेप्ट तो आप पढ़ा दीजिए कि मॉनसून कैसे काम करता है या लिथोस्फियर या जो भी ज्योग्राफी में कंसेप्ट आते हैं। तो ये मुझे इस टाइप की प्रकृति पसंद नहीं है दिल्ली यूपीएससी कोचिंग वालों की। इसलिए आज मैंने आपको ये जो पढ़ाया, मेरी असल में इच्छा कुछ दिनों से ऐसी थी कि एक बड़ा सा मैराथन वीडियो बना के पूरे इकोनॉमी के सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में कवर किए जाए। लेकिन उसमें होगा ये कि वो कायदे से मुझे तमीज़ से सब पढ़ा देना हो, तो 6 से 7 घंटे तो मिनिमम लगेंगे सिर्फ बेसिक बातें करने में, सिर्फ एकदम बुनियादी बातें करने में। तो उतना एक बार में पढ़ाओ तो अच्छी क्वालिटी का बने नहीं वीडियो, उससे बेहतर है 4-5 वीडियो बनाते हैं छोटे-छोटे पार्ट्स में। वरना तो मैं ऐसी सब मैराथन खेलने बैठा तो उसमें बस इंडेक्स ही आपको लिखवानी पड़े चैप्टर की। तो मित्रों ये जो 1A1 था मतलब मनी, यूपीआई, बार्टर, बिटकॉइन, ये हमने खत्म किया। इस सीरीज में मैं नेक्स्ट ऐसा बेसिक कंसेप्ट का वीडियो बनाऊंगा। उसमें बात होगी सीआरआर, रेपो, बैंकिंग वगैरह, उसके बाद शेयर मार्केट की, उसके बाद इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। करते करते कोशिश होगी कि फेब्रुआरी से पहले पिलर 1 की कुछ बेसिक हो जाए, क्योंकि फेब्रुआरी में आप जानते हैं बजट आएगा। तो उस वक्त बजट का थियरी और करंट दोनों चीज़ मैं हर साल यूट्यूब पर पढ़ा देता हूँ। तो उससे पहले ये बाकी चीज़ें ख़त्म करने की मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। यार मैंने आपको ये जो पहला पिलर और उसका भी एकदम शुरुआती मनी का एवोल्यूशन, बार्टर टू बिटकॉइन, उसका एक बड़ा सा चित्र बना के दिया। उसके अंदर छोटे छोटे और भी बहुत रंग भरने हैं। तो उसके लिए 25 दिसंबर से मेरा कोर्स और उसके अलावा मेरे ये इकोनॉमी के नोट्स की बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। उसका आप लाभ उठाइए। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मित्रों धीरे धीरे यूपीएससी कोरोना के बाद अपना एग्जाम कैलेंडर आगे ला रही है कि जो फॉर्म फरवरी में आते थे अब जनवरी में आते हैं। पहले जो मेंस एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होती थी अब अगस्त में हो रही है। तो उस हिसाब से अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने बैचेस भी आगे करना शुरू किया है। उसी सिलसिले में मैंने भी अपना इकोनॉमी का कोर्स जो यूजुअली फरवरी में बजट के बाद आता था वो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ दिसंबर 25 से। तो रात को 9 बजे क्लासेस होंगे, हर बुधवार को टेस्ट होगी। अलग से आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे जिसमें थियरी से करंट, बेसिक से एडवांस सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कोई एनसीईआरटी पढ़ के आने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अमेज़ॉन पर मेरी बुक भी अवेलेबल है, पर उसको भी खरीदने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके जो भी चैप्टर्स है उसके फ्री पीडीएफ फाइल्स आपको इस कोर्स के साथ मिल जाएंगे। और अनअकैडमी का ये एक पावर हाउस बैच है जिसमें ना सिर्फ मेरा ये इकोनॉमी, सुदर्शन सर ने ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दिया नवंबर से, मधुकर सर का सीसेट का क्लास लेक्चर शुरू हो गए, प्रतीक सर ने हिस्ट्री पढ़ाना चालू कर दिया और 25 दिसंबर से अपना इकोनॉमी कोर्स भी शुरू हो रहा है। तो ये सब कुछ एक ही छतरी के नीचे, दैट इज़ पावर हाउस बैच 9,999 में। ये इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि इसमें केवल प्रीलिम्स का जीएस और सीसेट है, मीन्स की बात नहीं है। हालांकि गलत अपेक्षा से आप ज्वाइन ना करें, ये उनके लिए जो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए नहीं है। ये पावर हाउस बैच उनके लिए जो थोड़ा बहुत पढ़ के आए और बाकी उनको पॉलिश मारना है। अगर जीरो से आपको शुरू करना है, मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप लंबे ड्यूरेशन का कम से कम 9 से 12 महीने 18 महीने वाले कोर्स में आप आइए ताकि प्रीलिम्स और मेंस की सुकून से तैयारी हो। तो जो पावर हाउस बैच है वो तो ऐसा है कि आप अनअकैडमी के जो वेबसाइट है उसमें आप स्टोर वाले टैब पे जाइए, पावर हाउस पे जाइए, आपको वो मिलेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन वाले सब्सक्रिप्शन लेने हैं तो गेट सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए, उसमें से आपको मिल जाएगा। और अनअकैडमी के ऐसे ही सब ऑफरिंग की मदद से पिछली एग्जाम सीजन में 8080 से ज़्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया है। इसमें हम मॉक इंटरव्यू वाले जोड़े तो ये नंबर और बढ़ जाता। मित्रों अभी ये 50% ऑफ ऑफर के चलते अनअकैडमी के अलग अलग कोर्सेज आपको काफ़ी किफ़ायती दामों पे मिल रहे हैं। मेरी खास तो सलाह होगी कि आप 9 महीने या 18 महीने वाले कोर्स में जाए। इसका कारण है आपके यहाँ उसमें तुमको ज़्यादा फीस मिलेगी, तुम वो रेकमेंड करोगे नहीं, वो तो है ही बात। पण देखिए कॉलेज के स्टूडेंट जो ज्वाइन करते हैं वो ऐसा सोचते हैं 6 महीने में सब निपटा देंगे। पर होता है उनको बीच में कॉलेज की एग्ज़ाम आ गई, कुछ महीने उनको तबीयत खराब है, घर में कुछ इश्यूज़ हैं, XYZ कारण से वो देख नहीं पाते। तो प्रीलिम और मेंस का सब जो सुकून से देखना चाहिए, लेक्चर्स, उसके मॉक टेस्ट देना चाहिए, वो 6 महीने में वो ख़त्म नहीं कर पाते। फिर उनको लगता है अब बाकी का क्या करूँ, फिर आखिरी दिनों में वो बस पावर पॉइंट डाउनलोड करके चले जाते हैं जिसमें उनका भी कोई फ़ायदा हो नहीं पाता। तो बेहतर है आप 9 या 18 महीने वाले कोर्स में आते हैं तो सुकून से आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर पाते। प्राइस के हिसाब से समझो सब दिल बहलाने की बात है, सब ऊपर नीचे ऑफर इनके चलते रहते हैं। कोई भी ऐसा बड़ा दिन आए तो कोई ऑफर आते रहे। जितना जल्दी आप जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आप रिवीजन और मॉक टेस्ट दे पाएंगे। दैट इज़ एडवाइस। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहें इस सीरीज़ में।
बाकी इस लेक्चर का पावर पॉइंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, उसमें मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब में जाइए, आपको मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.